हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आज फिर से आप सभी के लिए भूतों की कुछ और सच्ची डरावनी कहानियाँ लेकर आ गया हूँ। तो अगर आपको भूत प्रेत, जिन्नात और कई अलग अलग टॉपिक्स की सच्ची डरावनी कहानियाँ सुनना पसंद है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आप सभी के लिए कई सारी सच्ची डरावनी कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ। तो चलिए कहानियों की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम उदय है। ये मेरे और मेरे दोस्त सूरज के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ठीक 2 साल पहले उस रात मैं और सूरज हमेशा की तरह जानवरों से अपने खेतों की रखवाली कर रहे थे। रात के 12 बजने को थे तो मैंने सूरज से कहा कि चल यार, अब मेरे को बहुत नींद आ रही है, चल मचाने पर सोने चलते हैं। दरअसल उन दिनों मैं और सूरज रात में खेतों पर ही सोते थे क्योंकि जानवरों ने हमारी खेतों की फसलों को काफ़ी नुकसान पहुंचाया था। तो ठीक हर रात मैं और सूरज खेत में रहकर आवारा जानवरों से खेतों की रखवाली करते थे और खेत पर ही हम लोगों ने सोने के लिए मचाना बनाया हुआ था। तो ठीक उस दिन भी जब मैं और सूरज रात काफ़ी हो जाने के बाद मचाने पर सोने के लिए मचाने पर चढ़कर लेटे ही थे कि तभी सूरज ने मुझसे कहा कि भाई, तूने वो आवाज़ सुनी? तो मैंने सूरज से कहा कि कैसी आवाज़ यार, मैंने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी। तो सूरज बोला कि नहीं यार, मुझे वो आवाज़ उधर झाड़ियों के पास से आई है। तो मैंने सूरज से कहा कि कैसी आवाज़ रे? तो सूरज बोला कि भाई शायद किसी के चीखने की आवाज़ थी। और आगे सूरज मुझसे बोला कि भाई, मेरे को लगता है अपने लोग के अलावा कोई और भी है इधर। तो मैंने सूरज से कहा कि अरे कोई नहीं है यार, अभी रात काफ़ी हो रही है, आराम से सो जा। और फिर ये बोलकर मैं चुपचाप आंख बंद करके लेट गया। फिर कब मैं गहरी नींद में सो गया पता ही नहीं चला। फिर रात के 2-2:30 बज रहे होंगे जब किसी के कराहने की आवाज़ से मेरी नींद टूटी। मैं उठकर बैठा तो देखा सूरज भी वो आवाज़ सुनकर जाग चुका था। सूरज ने मुझसे कहा कि भाई, मैंने तुम्हें नींद से नहीं जगाया, मगर ये तीसरी बार है जब मुझे ये आवाज़ सुनाई दी है। सूरज की बात सुनकर मैंने भी ध्यान दिया तो आवाज़ उन्हीं झाड़ियों के पास में से आ रही थी। तो मैंने ठीक उधर झाड़ियों की तरफ टॉर्च मारी और आवाज़ देकर पूछा, अरे कौन है उधर झाड़ के पास? मगर मेरे आवाज़ देते ही वो कराहने की आवाज़ आना बिल्कुल बंद हो गई। और फिर हमने देखा उसी झाड़ के पास से एक आदमी हमारी तरफ आने लगा। मैंने देखा गर्मी में भी वो आदमी साल ओढ़ रखा था। धीरे धीरे वो आदमी हमारी तरफ बढ़ रहा था और तभी सूरज ने उस आदमी के ऊपर टॉर्च मारी और तब टॉर्च की रोशनी में हमारी नज़र उस आदमी के पैरों पर पड़ी। और तब हमने जो देखा वो देखकर हमारी आंखें फटी की फटी रह गई। हमने देखा उस आदमी के पैर उल्टे थे और पीछे की ओर मुड़े हुए थे। साथ ही वो आदमी हमारे बहुत करीब आ चुका था। डर से सूरज की टॉर्च हाथ से छूट गई और मचाने से नीचे गिर गई। और ठीक डर और खौफ से मेरी और सूरज की आवाज़ मानो हलक में अटक गई थी। हमारा शरीर बर्फ सा ठंडा पड़ चुका था। वो आदमी की तरह दिखने वाला जो कोई भी था वो वहीं हमारे मचाने के नीचे चक्कर काट रहा था। और फिर कुछ देर बीत जाने के बाद एकाएक वो आदमी जोरों से अजीबोगरीब आवाज़ें निकालता हुआ वहाँ से चला गया। और उसके जाते ही मैं और सूरज खेत से अपनी जान हथेली पर लेकर भागे और घर पहुंचकर ही हमने चैन की सांस ली। जिसके बाद कई दिनों तक मैंने और सूरज ने रात में खेत जाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन फिर धीरे धीरे उस आदमी की आत्मा को रात में देखे जाने के चर्चे हमारे पूरे गांव में होने लगे। हमारे गांव के कई लोगों ने उस आत्मा को रात के दौरान सुनसान और वीरान जगहों पर भटकते देखा था। मगर सभी का कहना था
कि उन्हें उस आत्मा ने किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाया था। लेकिन फिर एक रोज हमारे गांव के लोगों को एक आदमी की लाश गांव के सूखे नाले में मिली। उस लाश की कंडीशन बहुत खराब थी। वो लाश पूरी तरह से सड़ गल चुकी थी। देखने से ही मालूम पड़ रहा था कि वो लाश कई महीनों से वहां पड़ी थी। वो तो हमारे गांव के प्रधान ने गांव के नाले की सफाई का काम शुरू कराया था और लिहाजन उसी वजह से हमें उस लाश के बारे में पता चल पाया था। हालांकि वो जिस किसी की भी लाश थी वो हमारे गांव का नहीं था। पुलिस का कहना था किसी ने उस आदमी का मर्डर करके उसको हमारे गांव के नाले में फेंक दिया है। खैर, फिर पुलिस की देखरेख में उस लाश का अंतिम संस्कार किया गया, जिसके बाद से हमें और हमारे गांव को वो भटकती हुई आत्मा का दिखना भी अचानक बंद हो गया। मेरे गांव वालों का मानना है कि शायद वो आत्मा उसी आदमी की थी जिसकी लाश हमारे गांव के नाले में मिली थी। खैर, जो भी हो, मुझे इस बात की तसल्ली है कि आज मैं जिंदा हूं और अपने साथ घटी इस घटना को आप तक शेयर कर पा रहा हूं। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम अभिनेश है। ये मेरे और मेरे दोस्त विवेक के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात तब की है जब मैं और विवेक देर रात घर लौट रहे थे। रास्ते पर चलते हुए अब हम गांव के बाहर के कब्रिस्तान तक पहुंच चुके थे। कब्रिस्तान के पास पहुंचते ही मैंने मेरे दोस्त विवेक से कहा कि भाई और तेज चल, ये जगह ठीक नहीं है। मेरी बात सुनकर विवेक हंसने लगा और मुझसे बोला कि क्या यार, अव्वल दर्जे का डरपोक है तू, ये कब्रिस्तान देखकर डर रहा है। अबे भूत ऊत कुछ नहीं होते। और इतना कहकर हंसते हुए विवेक ने कब्रिस्तान के सामने थूक दिया। और फिर विवेक मुझसे बोला कि देख, इस कब्रिस्तान के सामने मैंने थूक भी दिया और अब मैं यही हूं। आज देखते हैं कि भूत मेरा क्या उखाड़ते हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि ऐसी जगहों पर थूकने या फिर पेशाब करने से उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। विवेक की इस हरकत से मैं बेहद ही घबरा गया और समझ गया कि अब कुछ बहुत गलत होने वाला है। और फिर मैं विवेक को घसीटकर गांव ले जाने लगा। मगर अभी मैं विवेक को लेकर कुछ दूर आगे बढ़ा ही था कि तभी मैंने जो देखा वो देखकर मेरे पसीने छूट गए और मैं पसीने से लथपथ हो गया। मैंने देखा कि वो कब्रिस्तान भी हमारे साथ साथ ही चल रहा था। और फिर मैं और विवेक दोनों ही बेहद घबरा गए और पूरी जान लगाकर हम वहां से भागने लगे। और फिर भागते भागते मैं गांव पहुंच गया और फिर मैंने विवेक को आवाज़ देते हुए मेरे पीछे देखा तो मैंने देखा कि विवेक मेरे साथ नहीं था। वो देखकर मैं बेहद ही घबरा गया और फिर मैंने फौरन सारी बात गांव के लोगों को बताई। मेरी बात सुनकर सभी गांव वाले फौरन उस कब्रिस्तान की तरफ भागे। मैं भी गांव वालों के साथ कब्रिस्तान की तरफ भागा। और फिर जब मैं सभी गांव वालों के साथ कब्रिस्तान के पास पहुंचा तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा कि विवेक की मौत हो चुकी थी और उसकी लाश उसी कब्रिस्तान के सामने इतनी विभत्स हालत पर पड़ी थी कि उसको एक नज़र देख पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। विवेक की आंखों की पुतलियां नहीं थी और उसके मांस के लोथड़े रास्ते पर इधर उधर बिखरे पड़े थे। दोस्तों, वैसे तो इस घटना को हुए अब काफ़ी वक्त गुजर गया है, मगर आज विवेक की मौत पूरे गांव में एक रहस्य बनी हुई है। दोस्तों, आपको क्या लगता है विवेक की मौत कैसे हुई होगी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो दोस्तों, ये थी मेरे और विवेक के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम प्रकाश है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात आज से 5 साल पहले की है। मैं एक नए घर पर शिफ्ट हुआ था और उस दिन उस घर पर मेरी वो पहली रात थी। इससे पहले मैं जिस घर पर रह रहा था
वहाँ पर भी मैं अकेला ही रहता था, मगर उस घर का किराया बहुत ज़्यादा था और मैं किसी सस्ते और अच्छे घर की तलाश में था। और फिर जिस घर में मैं शिफ्ट हुआ था वो घर मुझे बेहद ही सस्ते दामों पर किराए पर मिल गया था। वो घर बेहद ही बड़ा था और इतना बड़ा और बेहतर घर इतने कम किराए पर मिल जाने की मुझे उम्मीद नहीं थी। उस घर पर जाने से पहले मुझे उस घर के आसपास रहने वाले लोगों से पता चला था कि वो घर सही नहीं है और कई लोगों की उस घर पर मौत हो चुकी है और तब से ये घर बंद पड़ा है। लोगों की बातें सुनकर सच बताऊं तो मैं भी घबरा गया था, मगर मैंने उस घर पर रहने का प्लान कैंसिल नहीं किया और यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। उस रात जब मैं उस घर पर सो रहा था तब मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे ऊपर आकर बैठ गया है और फिर अचानक मेरा शरीर काफ़ी भारी होने लगा, इतना कि मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। और फिर तभी हड़बड़ाकर मैंने अपनी आंखें खोली तो मैंने जो देखा वो देखकर मेरे पसीने छूट गए और मैं पसीने से लथपथ हो गया। मैंने देखा कि मेरे ऊपर एक शैतान बैठा था जो बेहद ही आक्रामक और भयंकर था। उस शैतान के सिर पर एक सींग निकला हुआ था और उस शैतान की आंखें लाल थी, बिल्कुल किसी लाल बल्ब की तरह। और तो और उस शैतान के शरीर पर बेहद ही बड़े बाल थे और उस शैतान के दांत बेहद बड़े और नुकीले थे और उसके मुंह से बाहर निकले हुए थे। और फिर तभी उस शैतान ने गुस्से से मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे हवा में उठाकर उसने ज़मीन पर पटक दिया और फिर वो वहाँ से गायब हो गया। उस वक्त मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि मैं ठीक से उठ भी नहीं पा रहा था, मगर फिर हिम्मत करके मैं उठा और अपनी जान हथेली पर लेकर मैं घर से बाहर भागने के लिए दौड़ा। मगर अभी मैं कुछ दूर भागते हुए पहुंचा ही था कि तभी अचानक वो शैतान एक बार फिर मेरे सामने आ गया और फिर उसको अपने सामने देखकर मेरी चीख निकल गई और मैं सकपकाकर जमीन पर गिर पड़ा। और फिर तभी वो शैतान मुझे घसीटकर घर की छत पर ले गया और फिर उस शैतान ने मुझे उस घर की छत से नीचे फेंक दिया और फिर मुझे कुछ याद नहीं है। मैं बेहोश हो चुका था और फिर जब मुझे होश आया तब मैं हॉस्पिटल में था। मेरे सर पर कई टाँके आए और छत से गिरने की वजह से मेरा दायां पैर टूट गया था और उस पर सड़न पड़ जाने की वजह से डॉक्टर्स को मेरा पैर काटना पड़ा। मुझे हॉस्पिटल पर उसी घर के आसपास रहने वाले लोगों ने एडमिट करवाया था। दोस्तों, उस घटना से ज़रूर मेरी जान तो बच गई, मगर मैं जीते जी भी मरने के समान हो गया हूँ। मेरे साथ घटी इस घटना के बाद मैं बस इतना ही कहूँगा कि भूत प्रेत होते हैं और हमें हमेशा इनसे बचकर रहना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम दिलीप है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात तब की है जब मैं अपने मामा के लड़के के साथ किसी ज़रूरी काम से एक बड़े शहर के लिए ट्रेन से निकला था। ट्रेन से सफ़र के लिए हम इतनी जल्दी में थे कि अपने साथ खाने पीने का सामान लाना ही भूल गए थे। ट्रेन से सफ़र के लिए हम सुबह 10 बजे ही निकल चुके थे और करीब 10:30 बजे तक हमारी ट्रेन भी स्टेशन पर आ गई थी और फिर हम हमारी सीट पर बैठ गए। मेरे मामा का लड़का मेरे सामने वाली सीट पर बैठा था। ट्रेन से सफ़र के दौरान अब रात के 8 बज चुके थे और ट्रेन अपनी तेज़ रफ्तार से चले जा रही थी और अब भूख से मेरे पेट में चूहे कूदने लगे थे। और फिर कुछ समय बाद जब ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी तब मैंने सोचा कि ट्रेन से उतरकर देख लेता हूँ, शायद कोई खाने पीने का सामान बेचने वाला मिल जाए। और फिर मैंने ये बात मामा के लड़के को बताई और ट्रेन से नीचे उतरकर स्टेशन पर किसी खाने पीने की सामान बेचने वाले की तलाश करने लगा।
और फिर उस छोटे से स्टेशन पर मैंने देखा कि वहाँ खाने पीने की एक भी दुकान नहीं थी। और तो और उस स्टेशन पर इंसान तो क्या, उसकी परछाई का भी नामो निशान नहीं था। निराश होकर मैं वापस ट्रेन की तरफ पलटकर 2 कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी मेरे पीछे से मुझे एक आवाज़ आई। वो आवाज़ एक औरत की थी जो कि बोल रही थी कि तुम जिस चीज़ की तलाश कर रहे हो वो मेरे पास है। उस औरत की यह बात सुनते ही मैं एकदम से रुक गया और मैंने पीछे पलट कर देखा तो मैंने देखा कि मेरे पीछे मुझसे 5 कदम की दूरी पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसके बाल सफ़ेद थे और खुले हुए थे। और उस बूढ़ी औरत ने अपने गले में एक लोहे का कड़ा पहना हुआ था। खैर, मैंने उस औरत की बात पर हैरानी से उससे पूछा कि तुम्हें कैसे पता मुझे क्या चाहिए। मेरी बात पर वो बूढ़ी औरत पहले तो कुछ देर शांत रही और फिर बोली कि तुझे जो चाहिए उसके लिए तुझे मेरे पीछे पीछे मेरे साथ आना होगा। और फिर इतना बोलकर वो औरत स्टेशन से थोड़ी दूरी पर बनी एक छोटी सी झोपड़ी की तरफ जाने लगी। उस औरत की आवाज़ काफ़ी भारी थी, मगर मैंने इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि भूख से मेरी हालत ख़राब हो रही थी। और फिर मैं भी उस औरत के साथ उसके पीछे पीछे जाने लगा। मगर अभी मैं उसके पीछे पीछे 2-4 कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी मैंने जो देखा वो देखकर मेरे पसीने छूट गए और मैं पसीने से लथपथ हो गया। मैंने देखा कि उस औरत के पैर उल्टे थे और मेरी ओर मुड़े हुए थे। और तो और उसके पैरों पर सिर्फ 2 उंगलियां थी जो कि बेहद ही अजीब थी। वो सब देखकर मैं इतना डर गया कि मेरे हाथ पांव फूलने लगे। और फिर तभी चलते चलते वो बूढ़ी औरत अचानक से मेरी ओर पलटी और फिर मैंने जो देखा वो देखकर मेरी जान हलक में अटक गई। मैंने देखा कि उस औरत का चेहरा अब बेहद ही भयानक हो चुका था और उसकी आंखें सफ़ेद और चमकीली थी, बिल्कुल किसी सफ़ेद खोपड़ी की तरह। मैं उस भयानक बूढ़ी औरत को देखकर कुछ समझ पाता उससे पहले वो भयानक बूढ़ी औरत गुस्से से चीखती हुई मेरी तरफ बढ़ने लगी। वो अरबी भाषा में कुछ बड़बड़ाती हुई मेरी तरफ आ रही थी। और फिर उस भयानक बूढ़ी औरत को अपनी तरफ आता देख मैं भी भागने लगा। भागते भागते मैं ट्रेन के पास पहुंच गया और मैं ट्रेन पर चढ़ने ही वाला था कि तभी उस भयानक बुढ़िया ने मेरी गर्दन पकड़ ली और अपने बड़े और नुकीले नाखून मेरी गर्दन पर घुसा दिए। दर्द और खौफ से मेरी चीख निकल पड़ी और फिर तभी वो भयानक बुढ़िया मुझे घसीटकर उसी छोटी सी झोपड़ी की तरफ ले जाने लगी। मगर तभी ट्रेन से मेरा मामा का लड़का मेरी चीख सुनकर स्टेशन पर आ गया और फिर उसने भी उस भयानक बूढ़ी औरत को देखा और फिर फौरन उसने उस बूढ़ी औरत को धक्का दे दिया जिससे वो बूढ़ी औरत मुझसे कुछ दूर हो गई। और फिर तभी मेरे मामा का लड़का मुझे खींचकर ट्रेन की तरफ भागने लगा। मगर तभी वो भयानक बुढ़िया अचानक से हमारे सामने आ गई और फिर उसने गुस्से से मेरे मामा के लड़के की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उठाकर ज़मीन पर पटक दिया। और फिर वो भयानक बुढ़िया अजीब तरह से गुर्राते हुए मेरे मामा के लड़के के ऊपर बैठ गई और बेरहमी से उसका गला दबाने लगी। वो सब देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं अपनी जान हथेली पर लेकर वहाँ से भागा और ट्रेन पर चढ़ गया। मुझे पता था कि मैं अकेले मेरे मामा के लड़के की कोई मदद नहीं कर सकता था, इसीलिए ट्रेन पर मैंने ये बात और लोगों को बताई और फिर उन्हें अपने साथ ले गया। मैं उस छोटे से स्टेशन पर उतरा और फिर मैंने जो देखा वो देखकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। मैंने देखा कि मेरे मामा का लड़का और वो भयानक बुढ़िया स्टेशन पर दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहे थे। और तो और
वो छोटी सी झोपड़ी भी वहाँ नहीं थी। उसके बाद मैंने मेरे मामा के लड़के को बहुत ढूंढा, मगर वो मुझे कहीं नहीं मिला, और ना ही मुझे वो भयानक बुढ़िया फिर कभी दोबारा मिली। पुलिस ने भी थक हार कर इस केस को बंद कर दिया। दोस्तों, आज इस घटना को हुए 17 साल हो चुके हैं, मगर आज तक मेरे मामा के लड़के का कुछ भी पता नहीं चल पाया। दोस्तों, आपको क्या लगता है मेरे मामा के लड़के के साथ क्या हुआ होगा? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरे और मेरे मामा के लड़के के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम आर्यन है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। पेशे से मैं पिज्ज़ा डिलीवरी का काम करता हूँ। हमारी शॉप सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक चालू रहती है। ये वाक़या मेरे साथ पिछले साल सितंबर में पेश आया था। उस रात मैं शॉप बंद करके घर जाने ही वाला था कि मुझे मेरे फ़ोन पर एक कॉल आया। मैंने फ़ोन उठाया तो दूसरी तरफ एक औरत थी जिसने पिज्ज़ा की डिलीवरी दी और कहा कि उसे 5 लार्ज साइज पिज्ज़ा चाहिए। फिर अपने घर का एड्रेस नोट करवाकर उसने फ़ोन रख दिया। मैंने टाइम देखा तो 8 बजने वाले थे, तो मैंने 5 लार्ज साइज पिज्ज़ा बॉक्स लिए और शॉप बंद करके पिज्ज़ा डिलीवरी देने के लिए अपनी बाइक से निकल पड़ा। डिलीवरी एड्रेस मेरे पिज्ज़ा शॉप से काफ़ी दूर शहर के बाहरी इलाके में था। जाते हुए रात काफ़ी हो चुकी थी और जिस रास्ते से मैं डिलीवरी देने जा रहा था वो रास्ता भी काफ़ी सुनसान था और सड़क कच्ची होने की वजह से रास्ते पर बड़े बड़े गड्ढे थे और वो पूरा रास्ता बेहद ही उबड़ खाबड़ था। साथ ही रास्ते के दोनों तरफ जंगली पेड़ पौधे उगे हुए थे, जिस वजह से चांद की रोशनी तलक भी रास्ते तक पहुंच नहीं पा रही थी। लिहाजन रास्ते पर घना अंधेरा पसरा हुआ था। खैर, कुछ और देर की ड्राइविंग के बाद मैं उस एड्रेस पर पहुंच गया। मैं एक बहुत ही अजीब दिखने वाले पुराने से घर के सामने खड़ा था। उस घर के आसपास तो क्या, दूर दूर तलक भी दूसरा कोई घर मुझे नज़र नहीं आ रहा था। खैर, मैंने अपनी बाइक का हॉर्न दिया और बाइक से उतरकर उस घर के दरवाजे के पास खड़ा हो गया। मेरे लिए बहुत ही हैरानी की बात थी कि उस घर के बाहर एक भी लाइट नहीं चल रही थी और उस घर के बाहर खड़ा मैं ये सोच रहा था कि इतने बड़े घर से किसी तरह का कोई शोर नहीं सुनाई दे रहा था। उस घर के साथ साथ पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसा लग रहा था मानो मेरे अलावा वहाँ कोई और था ही नहीं। खैर, जब कुछ देर बीत जाने पर भी उस घर का दरवाज़ा खोलकर कोई बाहर नहीं आया तो मैंने डोरबेल बजाई और ज़ोर से आवाज़ दी, पिज्ज़ा डिलीवरी, प्लीज़ बाहर आइए और अपना पिज्ज़ा ले लीजिए। मैं इतना बोला ही था कि तभी उस घर का वो बड़ा सा दरवाज़ा चरमराहट की आवाज़ के साथ खुल गया और घर के अंदर से किसी औरत की आवाज़ आई कि अंदर आ जाओ। तो मैं उस घर के अंदर चला गया। उस घर के अंदर जाते ही मेरे सामने एक बड़ा सा हॉल था, मगर उस घर के भीतर भी खूब अंधेरा था। लिहाजा मैंने अपने फ़ोन की फ्लैश लाइट चालू कर ली थी, मगर मैंने देखा वो हॉल पूरा खाली था और मेरे अलावा वहाँ कोई भी नहीं था। तो मैंने उस घर पर आवाज़ देकर कहा कि अरे मैडम, कहाँ हैं आप? जल्दी से अपनी डिलीवरी ले लीजिए, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी है और मुझे अभी मेरे घर भी जाना है। तो ठीक मेरे आवाज़ देने पर एक औरत हॉल के कोने में बनी सीढ़ियों से उतरती हुई मेरे करीब आई। उस औरत ने काले रंग की चमकदार साड़ी पहन रखी थी। मैंने अपने हाथों में वो 5 लार्ज साइज पिज्ज़ा बॉक्स पकड़ रखे थे। तो ठीक उस औरत के मेरे पास आते ही मैंने वो पिज्ज़ा बॉक्सेस उस औरत की तरफ बढ़ाते हुए उससे कहा कि लीजिए मैडम, और जल्दी से मेरा पेमेंट कर दीजिए। लेकिन मैं इतना बोला ही था कि तभी मैंने देखा अचानक उस औरत की आंखों का रंग सफ़ेद पड़ गया और उसके चेहरे पर एक खतरनाक शैतानी हंसी उभर आई और वो भयानक डायन मुझसे भारी आवाज़ में बोली कि तेरा पेमेंट तो मैं कर दूंगी,
लेकिन मरने के बाद तो इन पैसों का करेगा क्या। और इतना कहकर वो डायन जोर जोर से शैतानी हंसी हंसते हुए अट्टहास करने लगी। उस भयानक डायन की बातें सुनकर और वो खौफनाक नज़ारा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और एकाएक वो 5 पिज्ज़ा बॉक्स मेरे हाथ से छूट गए और मैं पीछे की ओर लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर पड़ा और मेरे मुंह से एक ज़ोरदार चीख निकल गई और चीखता चिल्लाता हुआ मैं उस घर से बाहर भागा और भागकर मैं सीधा अपनी बाइक के पास पहुंचा और बाइक स्टार्ट करने लगा। लेकिन शायद वो रात मेरे लिए अभी और भारी होने वाली थी, क्योंकि मेरे बार बार बाइक स्टार्ट करने की कोशिश पर भी बाइक स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। और तभी मेरी नज़र बाइक के साइड मिरर पर पड़ी तो मैंने देखा कि ठीक मेरे पीछे वो भयानक डायन खड़ी थी, जो कि अब बेहद ही गुस्से में थी और धीरे धीरे वो डायन मेरी तरफ ही बढ़ रही थी। लिहाजा मैं बाइक वहीं छोड़ पूरी ताकत से रास्ते पर भागने लगा। और फिर मैं ऐसा भागा कि सच बताऊं तो मुझे इस बात का भी ध्यान नहीं रहा कि मेरी सांसें चल भी रही थी या नहीं। और भागते हुए मैंने एक बार भी मेरे पीछे मुड़कर नहीं देखा और भागते हुए मैं साफ साफ महसूस कर पा रहा था कि कोई और भी मेरे पीछे भागता हुआ आ रहा है। और भागते भागते ही रास्ते पर एक जगह मेरी सांसें फूल गई और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा और वहीं बेहोश हो गया। फिर जब मुझे होश आया तो वहीं रास्ते के बीच मैं ज़मीन पर बेसुध पड़ा हुआ था। हल्की सुबह भी हो चुकी थी। सच बताऊं तो मुझ में अब एक कदम चलने तक की भी हिम्मत नहीं बची थी। मगर जैसे तैसे मैं मेरे घर पहुंचा और मेरे साथ घटे इस पूरे वाक़े को मैंने मेरे परिवार को बताया। मेरी बातें सुनकर मेरा परिवार भी सकते में आ गया। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम सचिन है। ये मेरे और मेरे दोस्त नीरज के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात 7 साल पहले की है। मैं और नीरज आर्मी की तैयारी कर रहे थे, इसलिए हम दोनों हर रात गांव के बाहर के कच्चे रास्ते पर दौड़ लगाने जाया करते थे। उस रात भी हम दोनों दौड़ लगाने के लिए गांव के बाहर के कच्चे रास्ते पर गए हुए थे। मगर हमें क्या पता था कि वो रात हमारे ज़िंदगी की सबसे बुरी रात साबित होने वाली है। उस रात जब मैं और नीरज गांव के बाहर के कच्चे रास्ते पर दौड़ रहे थे, तब पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ सिर्फ मैं और नीरज ही नहीं, हमारे साथ और भी कई लोग हैं जो हमारा पीछा कर रहे हैं। मैंने कई बार पीछे पलट कर भी देखा, मगर मुझे मेरे पीछे दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया। और फिर कोई हमारा पीछा कर रहा है, मैंने इसे अपना वहम समझा और दौड़ना जारी रखा। और फिर दौड़ते हुए मैं नीरज से आगे निकल गया। और फिर कुछ दूर आगे जाने के बाद मुझे नीरज की चीख सुनाई दी। नीरज की इतनी भयानक चीख सुनकर मैं दौड़ते हुए एकदम से रुक गया और मैंने पीछे पलटकर नीरज की तरफ देखा तो मैंने देखा कि कई सारे काले साए नीरज को घसीटकर गांव के रास्ते के बाईं ओर फैले घने जंगलों में ले जा रहे थे। और नीरज बार बार चीखें मारता हुआ मुझे उसकी मदद के लिए बुला रहा था। और फिर तभी नीरज हमेशा के लिए शांत हो गया और उसकी मौत हो गई। चांद की रोशनी में मैंने देखा कि एक काले साए ने नीरज का सर उसके धड़ से अलग कर दिया और तड़पते हुए नीरज ने उसी वक्त दम तोड़ दिया। वो सब देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरा शरीर पीला पड़ गया और मैं बेसुध होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। और फिर जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि रात अब और गहरी हो चुकी थी और मौसम बदलने लगा था। काले बादल छाने लगे और फिर तभी मुझे नीरज की आवाज़ सुनाई दी, भाई उठ, भाग जा यहाँ से, वरना ये पिशाच तुझे भी मार कर खा जाएंगे। अब मैं और देर तक इन्हें नहीं रोक सकता, भाग जा यार तू। नीरज की बात सुनकर मैं फ़ौरन वहाँ से अपनी जान हथेली पर लेकर भागने लगा। हैरानी की बात तो ये थी
कि मुझे नीरज की बस आवाज़ ही सुनाई दे रही थी, जबकि नीरज मुझे चारों तरफ दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा था। और फिर भागते भागते मैं अपने घर पहुंच गया, मगर मैंने ये बात किसी को नहीं बताई और चुपचाप अपने कमरे में जाकर लेट गया। उस रात डर और खौफ से मुझे नींद नहीं आई और फिर मुझे करीब 1 महीने तक लगातार बुखार भी रहा। नीरज के परिवार वालों ने उसे खूब ढूंढा, लेकिन पिछले 7 सालों में आज तक नीरज का कुछ पता नहीं चला। नीरज की मौत मेरी आंखों के सामने ही हुई थी, जब एक नरभक्षी पिशाच ने उसका सर उसके धड़ से अलग कर दिया था। मगर हैरानी की बात तो यह है कि आज तक किसी को उसकी लाश तक का पता नहीं चला। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम योगेश है। ये मेरे और मेरे दोस्त प्रभाकर के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात करीब 8 साल पहले की है। मैं और प्रभाकर हमारे दोस्त दिनेश की शादी के बारे में एक दूसरे से बातें कर रहे थे। दरअसल प्रभाकर की शादी अगले ही दिन थी। हम दोनों बातें कर रहे थे कि हमें उसकी शादी में बस से जाना चाहिए या फिर हम दोनों में से किसी एक की बाइक से, क्योंकि दिनेश की शादी जहां होने वाली थी वहां से हमारे गांव की दूरी करीब 50 किलोमीटर की थी। वैसे आपको बता दूं कि प्रभाकर और मैं एक ही गांव में रहते थे और दिनेश से हमारी दोस्ती स्कूल टाइम में हुई थी और हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। इसीलिए रास्ता लंबा होने के बावजूद हम उसकी शादी में जाना कैंसिल भी नहीं कर सकते थे। खैर, काफ़ी बातचीत के बाद हमने डिसाइड किया कि हम दोनों कल दोपहर तक मेरी बाइक से दिनेश की शादी में जाने के लिए घर से निकलेंगे और फिर अगले दिन करीब 3:30 बजे मैं अपनी बाइक से प्रभाकर के साथ दिनेश की शादी में जाने के लिए हमारे गांव से निकला। हम दोनों एक दूसरे से बातें करते हुए और हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे। हम जिस रास्ते से जा रहे थे वो बेहद ही खराब और उबड़ खाबड़ था, मगर वही इकलौता रास्ता था जिससे हम दिनेश की शादी में पहुंच सकते थे। इसलिए मजबूरन हमें उसी रास्ते से जाना पड़ा था। खैर, करीब 6 बजे तक हमने तकरीबन आधा रास्ता पार कर लिया। मैं बाइक चला रहा था और काफ़ी थक चुका था, क्योंकि 25 किलोमीटर भी काफ़ी लंबा सफ़र होता है और उसके ऊपर से रास्ता बेहद ही ख़राब होने की वजह से मैं बेहद थक गया था। इसीलिए मैंने प्रभाकर को बाइक चलाने को बोला और फिर मेरा दोस्त प्रभाकर बाइक चलाने लगा और फिर रास्ते पर चलते चलते अब तकरीबन 8 बज चुके थे और अब दिनेश की शादी में पहुंचने में हमें करीब 5 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। उस रात बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही थी। मेरा मतलब पेड़ की पत्तियां तक नहीं हिल-डुल रहे थे। मैं और प्रभाकर आपस में बातें कर ही रहे थे कि आज हवा को क्या हो गया है कि तभी हमारी बाइक एक बड़े से पीपल के पेड़ के पास से गुजरी और अचानक से उस पीपल के पेड़ से जोर जोर से हवा चलने लगी। वो देखकर प्रभाकर ने बाइक रोक दी और फिर हमने पीछे उस पीपल के पेड़ की ओर देखा तो हमने देखा कि वो पीपल का पेड़ जोरों से हिले जा रहा था और उस पेड़ से बेहद ही गर्म हवा चल रही थी, ऐसी कि जैसे भरी दोपहर में गर्म लू चलती है। और तो और उससे भी बड़ी हैरानी की बात तो यह थी कि उस पीपल के पेड़ के अलावा बाकी सभी पेड़ बिल्कुल शांत थे। ये सब देखकर मेरे पसीने छूट गए और मैं समझ चुका था कि कुछ बहुत गलत होने वाला है। और फिर मैं प्रभाकर को फौरन वहाँ से निकलने के लिए बोलने ही वाला था कि तभी मैंने देखा कि कोई सफ़ेद सी चीज़ अचानक उस पीपल के पेड़ से बाहर निकली और फिर बड़ी ही तेज़ी से हमारे चारों तरफ गोल गोल घूमने लगी। और फिर उस घूमती हुई सफ़ेद आकृति नुमा चीज़ को देखकर हम कुछ समझ पाते उससे पहले ही उस सफ़ेद घूमती हुई चीज़ ने मेरी बाइक को घुमाकर बड़ी दूर फेंका और फिर वो घूमती हुई चीज़ वापस से बड़ी ही तेज़ी से उसी पीपल के पेड़ के पास गोल गोल घूमने लगी। वो सब देखकर तो
मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मेरी जान हलक में अटक गई। मैंने देर न करते हुए प्रभाकर से कहा कि चल यार, फौरन इस जगह से निकलते हैं। मगर प्रभाकर तो जैसे मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं था। वो उस घूमती हुई सफ़ेद चीज़ को जोर जोर से गाली देने लगा। और तो और उसने रास्ते पर पड़े कुछ पत्थर उठाकर उस घूमती हुई सफ़ेद चीज़ की तरफ फेंकना शुरू कर दिया। और फिर तभी वो घूमती हुई सफ़ेद चीज़ अचानक से प्रभाकर के सामने आ गई। और फिर एकदम से उस घूमती हुई सफ़ेद चीज़ ने प्रभाकर को ऊपर की ओर उठाकर उस पीपल के पेड़ की एक डाली पर पटक दिया। और फिर उस पीपल के पत्ते उड़ उड़कर प्रभाकर को ढकने लगे। कुछ ही देर में प्रभाकर पीपल के पत्तों के तले दबने लगा और उसकी सांसें उखड़ने लगी। और तभी उस सफ़ेद घूमती हुई चीज़ ने प्रभाकर के शरीर को 2 हिस्सों में फाड़कर अलग अलग कर दिया और प्रभाकर की बड़ी बेरहमी के साथ मौत हो गई। वो सब देखकर मेरा शरीर जम सा गया और मैं अपनी जान बचाने के लिए उस घूमती हुई सफ़ेद चीज़ के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। और फिर पहले तो वो घूमती हुई सफ़ेद चीज़ बड़ी ही तेज़ी से मेरे सामने आ गई और फिर मेरे चारों तरफ कुछ देर गोल गोल घूमकर वो घूमती हुई सफ़ेद चीज़ हवा में गायब हो गई। और उसके गायब होते ही पीपल का पेड़ भी बिल्कुल शांत हो गया और पीपल के पेड़ से गर्म हवा का चलना भी बिल्कुल बंद हो गया। और फिर तभी मैंने कुछ दूर आगे ज़मीन पर पड़ी मेरी बाइक उठाई और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करने लगा। और मेरी बाइक एक ही बार में स्टार्ट हो गई। और फिर अपनी जान हथेली पर लेकर मैं वापस अपने गांव की ओर अपनी बाइक से भागा। और जैसे तैसे गांव पहुंचते ही मैंने अपना सामान बांधा और फिर अगले ही दिन मैंने वो गांव छोड़ दिया और एक बड़े शहर में आकर रहने लगा। तो दोस्तों, ये थी मेरे और मेरे दोस्त प्रभाकर के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम शिवम है। पेशे से मैं एक ट्रक ड्राइवर हूँ। ये मेरे और मेरे साथ ट्रक पर डिलीवरी देने जाने वाले मेरे साथी रमेश के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। उस दिन मैं और रमेश ट्रक में सामान लाद कर बाकरगंज से पत्थरकटा के लिए निकले थे। हमारा सफ़र लंबा था। बातें करते हुए कब दिन बीता और रात हो गई पता ही नहीं चला। उस वक्त रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। हम लगभग आधे से ज़्यादा सफ़र तय कर चुके थे और वैसे भी उस वक्त रात थी तो कोई जल्दीबाजी में डिलीवरी पहुंचाने का मसला भी नहीं था। तो मैंने फ़ैसला किया कि कुछ देर ट्रक रास्ते के साइड में लगाकर कुछ देर सो लेता हूँ और फिर सुबह होने से पहले ही डिलीवरी पहुंचाकर दूसरे ऑर्डर पर निकल पड़ूंगा। लेकिन मेरा साथी रमेश बोला कि भैया आप आराम से सो जाओ, ट्रक मैं चला लेता हूँ। अब वैसे रमेश ट्रक चला लेता था मगर वो अभी उतना पक्का ड्राइवर भी नहीं था, जिस वजह से मैं उसे ट्रक चलाने नहीं देता था। लेकिन दरअसल उस वक्त रास्ता बिल्कुल साफ था। मैंने रमेश को ट्रक चलाने दिया और मैं उसकी सीट पर जाकर आराम से लेट गया और ठीक कुछ ही देर में मेरी आंख लग गई। लेकिन फिर ट्रक कोई 7-8 किलोमीटर आगे निकला होगा कि तभी एक जोर की आवाज़ के साथ मेरी नींद खुली। मैं उठकर बैठा तो देखा ट्रक रास्ते के बीच में खड़ा था और ड्राइविंग सीट पर बैठा रमेश काफ़ी घबराया हुआ था। तो मैंने रमेश से कहा कि क्या रे, इतना घबराया काहे है और ये आवाज़ कैसी थी भाई? तो रमेश बोला कि भाई लगता है वो आदमी गाड़ी के नीचे आ गया है। रमेश की बात सुनकर मेरा तो दिमाग घूम गया और मैं गुस्से से रमेश से बोला कि अबे ई का कांड कर दिए बे, कौन आदमी के ऊपर गाड़ी चढ़ा दिए तुम? तो रमेश ने मुझसे वैसे ही घबराई हुई हालत में बताया कि ट्रक चलाते हुए उसे वो आदमी कई बार रास्ते के किनारे खड़ा दिखाई दिया था, लिहाजा वो समझ गया था कि वो कोई प्रेत आत्मा है। और रमेश इस सारी घटना के बारे में मुझे बताने ही वाला था कि तभी एकाएक वो आदमी ट्रक के सामने आ गया। सच बताऊं तो मुझे रमेश की बातों में
जरा सा भी यकीन नहीं हुआ और मैं गुस्से से चिल्लाते हुए उससे बोला कि अबे अभी मनगढ़ंत कहानी ही सुनाता रहेगा या जाके देखेगा भी कि वो आदमी जिंदा है कि नहीं। मेरे गुस्से से चिल्लाने पर ही रमेश ट्रक से उतरकर उस आदमी की हालत देखने गया था। हालांकि वो काफ़ी डरा हुआ नजर आ रहा था। तो ट्रक के नीचे उतरने के बाद रमेश काफ़ी देर तक ट्रक के चारों तरफ चक्कर काटता रहा और फिर मेरे पूछने पर वो हैरानी से बोला कि भैया ट्रक के नीचे कोई नहीं है। रमेश की ये बात सुनकर मुझे लगा कि जरूर ये अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। तो मैं उससे बोला कि तू रुक उधर ही, मैं नीचे आके देखता हूँ। और इतना बोलकर मैं ट्रक से नीचे उतरने ही वाला था कि तभी मैंने कुछ ऐसा देखा कि डर से मेरी चीख निकल पड़ी। दरअसल मैं ट्रक से नीचे उतर ही रहा था कि तभी मेरी नज़र रमेश पर पड़ी और मैंने देखा कि अचानक ही रमेश के ठीक पीछे एक आकृति उभरने लगी और देखते ही देखते उस आकृति ने एक विकराल प्रेत का रूप ले लिया। उस प्रेत का चेहरा बेहद ही भयानक था। उसके शरीर पर लंबे काले बाल थे और उसके लंबे नुकीले दांत उसके मुंह से बाहर निकले हुए थे। वो देखकर मेरी जोर की चीख निकली और मैंने जोर से चिल्लाकर रमेश को आवाज़ दी। मेरी आवाज़ सुनकर रमेश ने पीछे पलटकर देखा तो उस प्रेत को देखकर रमेश की रूह कांप गई। लेकिन वो भागने को हुआ ही था कि तभी उस प्रेत ने रमेश की गर्दन पकड़ ली और एक झटके में उस प्रेत ने रमेश का सर उसके धड़ से अलग कर दिया और तड़प कर रमेश ने वहीं दम तोड़ दिया। वो प्रेत रमेश की लाश को घसीटकर रास्ते के किनारे जंगल झाड़ियों में चला गया और उस प्रेत के जाते के साथ ही मैं वहाँ से ट्रक भगाता हुआ निकल गया। फिर कुछ दिन बाद मुझे दूसरे ट्रक वालों से पता चला कि उस रास्ते पर एक अधेड़ उम्र के आदमी का मर्डर हो गया था और तब से ही उस आदमी का प्रेत उस रास्ते पर भटकता है और रमेश की तरह ही न जाने वो प्रेत अब तक कितने लोगों को मौत के घाट उतार चुका है। तो दोस्तों, ये थी मेरे और मेरे साथी रमेश के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम राजेश है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात 2 साल पहले की है। मेरी नई नई नौकरी लगी थी और मेरे बॉस ने रहने के लिए मुझे होटल का 13 नंबर का रूम दिया था। दरअसल ऑफिस में जितने भी लोग मेरे साथ काम करते थे सभी को रहने के लिए मेरे बॉस ने उनके पर्सनल होटल पर रूम दिया हुआ था। मेरे रूम का नंबर 13 था, जो कि ज़्यादातर होटलों में देखने को नहीं मिलता है क्योंकि 13 नंबर को अशुभ माना जाता है। मगर मैंने इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उस रूम पर रहने लगा। शुरुआत के कुछ दिन तक तो सब कुछ ठीक रहा, मगर फिर एक रात जब मैं ऑफिस से काम ख़त्म करके अपने रूम पर लौटा तो मैंने देखा कि मेरे रूम की सामान इधर उधर ज़मीन पर बिखरी पड़ी थी और मेरा एक महंगा कांच का सामान भी रूम की फर्श पर टूटा हुआ पड़ा था। वो सब देखकर मुझे बेहद ही गुस्सा आया और मैंने तुरंत होटल के मैनेजर को कॉल किया और उसे सारी बात बताई। मेरी सारी बात सुनकर होटल के मैनेजर ने ऐसे रिएक्ट किया जैसे कि उसके लिए ये सब आम बात हो। उसने मुझसे कहा कि आप परेशान मत होइए, आपका रूम मैं फ़ौरन साफ करवाता हूँ और आपका जो भी नुकसान हुआ है उसका पैसा आपको मिल जाएगा। और इतना कहकर होटल के मैनेजर ने कॉल कट कर दिया। मुझे इस बात की हैरानी कम थी कि मेरे रूम पर मेरी गैर मौजूदगी में कोई आया और मेरा सामान इधर उधर फेंक कर चला गया, बल्कि उससे भी ज़्यादा हैरानी मुझे इस बात की थी कि होटल के मैनेजर ने इस मामले को लेकर ऐसे रिएक्ट किया है जैसे कि उसके लिए ये सब रोज़ का है। अब बेशक मुझे अपनी सिक्योरिटी को भी लेकर काफ़ी चिंता होने लगी थी और फिर मैंने सोचा कि कल मैं इस बारे में बॉस से बात करूँगा। और फिर रूम साफ़ होते ही मैं रूम में गया और डिनर करके सो गया। और फिर आधी रात करीब उस वक्त 2:30 बजे का समय हो रहा था जब सोते हुए
मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे ऊपर बैठा है और मेरे शरीर को बुरी तरह से खरोंच रहा है। फिर मैंने झटपटाकर अपनी आंखें खोली तो मैंने देखा कि रूम पर मेरे सिवा दूसरा कोई भी नहीं था, मगर मुझे अपने सीने और गर्दन पर काफ़ी दर्द महसूस हुआ। तो मैंने अपनी गर्दन पर हाथ रखकर अपने हाथ को देखा तो मैंने देखा मेरी गर्दन से ब्लड निकल रहा था। वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं फौरन उठा और शीशे के सामने जाकर खड़ा हो गया और शीशे में मैंने देखा कि मेरी गर्दन और सीने पर बुरी तरह से खरोंचने के निशान पड़े थे और तो और मेरी गर्दन से बेहद ही ब्लड निकल रहा था। वो सब देखकर अब मेरी हालत ख़राब हो रही थी। फिर मैंने फ़ौरन अपने बॉस को कॉल किया और मैंने उन्हें सारी बात बताई, मगर उसने मुझसे कहा कि अभी तुम जाकर सो जाओ, हम इस बारे में कल दिन में बात करेंगे, अभी कुछ नहीं हो सकता। उसकी ये बात सुनकर मुझे बेहद ही गुस्सा आया, मगर मैंने उससे कुछ नहीं कहा और तय कर लिया कि कल मैं यह नौकरी छोड़ दूंगा और अगर अभी मैं ये बात बॉस को बताऊंगा तो वो मुझे रूम से निकाल देगा और फिर इतनी रात गए मैं कहाँ जाऊंगा। यही सोचकर मैं वापस उस रूम में सोने की कोशिश करने लगा और फिर कब मेरी आंख लग गई मुझे पता ही नहीं चला। और फिर तकरीबन 3:30 बजे सांस अटकने की वजह से मेरी नींद टूट गई और फिर मैंने जो देखा वो देखकर मेरी जान हलक में अटक गई। मैंने देखा कि एक भयानक औरत मेरे ऊपर बैठकर मेरा गला दबा रही थी। उस औरत की पलकें नहीं थी और उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी, बिल्कुल किसी सफ़ेद खोपड़ी की तरह। और उस औरत के दांत बेहद ही बड़े और नुकीले थे और बाहर की ओर निकले हुए थे। वो सब देखकर मेरा शरीर पीला पड़ गया और मैं बेसुध हो गया। और जब मुझे होश आया तब मैंने देखा कि मेरे रूम पर होटल का मैनेजर और कुछ वर्कर्स मौजूद थे और मेरी गर्दन पर बेहद ही दर्द हो रहा था। और फिर होटल के मैनेजर ने मुझसे पूछा कि मैं ठीक हूँ, तो मैंने उससे कहा कि हाँ, मगर शायद तुझे यह सही नहीं लगा होगा। मेरी बात पर होटल का मैनेजर शांत हो गया और फिर उसी दिन मैंने वो नौकरी छोड़ दी। बाद में मुझे उस होटल पर काम कर रहे एक वर्कर से, जिसका नाम मैं आपको नहीं बता सकता, खैर उससे मुझे पता चला कि कुछ साल पहले इसी रूम पर एक लड़की ने फांसी खा ली थी। तब से जो भी इस रूम पर रहने के लिए रुका उसके साथ कुछ ना कुछ गलत जरूर हुआ और बीते सालों में आप जैसे कई लोग इस रूम की वजह से नौकरी छोड़कर चले गए हैं। उस वर्कर की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं समझ गया कि उस रात मैंने जिसे देखा था वो उसी लड़की की आत्मा थी। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। मेरा नाम सुरेश है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात आज से 2 साल पहले की है, जब मैं शहर में नौकरी करता था और वहीं मेरे घर पर एक काम वाली आती थी जो कि स्वभाव से बहुत अच्छी थी। वो मेरे घर दोनों टाइम आती थी, यानी कि सुबह भी और शाम को भी। ऐसे ही एक शाम जब वो मेरे घर पर आई तब मैं घर पर ही था, मगर उस दिन वो मुझसे बिना बात किए किचन में जाकर काम करने लगी, जो कि मुझे काफ़ी अजीब लगा क्योंकि उस दिन से पहले वो काम वाली जब भी मुझसे मिलती थी तब 2-4 हंसी मजाक की बातें जरूर करती थी। खैर, मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने लैपटॉप पर अपने ऑफिस का कुछ ज़रूरी काम करने लगा। और फिर कुछ समय बाद उस काम वाली ने टेबल पर मेरे लिए खाना लगाया और फिर मेरे पास आकर उसने कहा कि खाना लग गया है, खा लीजिए। उसकी आवाज़ सुनकर मैं एकदम से चौंक गया क्योंकि उसकी आवाज़ काफ़ी भारी थी, इतनी कि एक पल के लिए तो मुझे ऐसा लगा कि ये उसकी नहीं किसी और की आवाज़ है। फिर मैंने उस काम वाली की तरफ देखते हुए
उसे कहा कि तुम ठीक तो हो। मेरी बात का उस काम वाली ने कोई जवाब नहीं दिया। खैर, मैं उठा और खाना खाने के लिए टेबल के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि टेबल पर सिर्फ मुझ अकेले के लिए नहीं बल्कि 3-4 लोग खा सके उतना खाना रखा हुआ था। वो देखकर मैंने हैरानी से उस काम वाली से पूछा कि ये बाकी का खाना किसके लिए है। मेरी बात पर उस काम वाली ने जवाब दिया कि साहब, ये खाना मेरे बच्चों के लिए है। और इतना कहकर वो काम वाली रोने लगी। और फिर तभी मैंने उस काम वाली से कहा कि तो इसमें रोने की क्या बात है, तुम इस खाने को अपने बच्चों के लिए ले जा सकती हो। मेरी बात सुनकर वो काम वाली खाना लेकर उसी वक्त मेरे घर से चली गई। और उसके जाते ही अभी कुछ ही समय हुआ था कि तभी मेरे फ़ोन पर मेरे दोस्त बिरजू का कॉल आया। और फिर उसने मुझे जो बताया वो सुनकर मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई। मुझे बिरजू की बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा था। बिरजू ने मुझसे कहा कि हाँ भाई, तुझे खबर मिली कि नहीं? तेरे घर पर जो काम वाली आती थी उसकी आज सुबह ही ट्रक के नीचे आ जाने से मौत हो गई है। बिरजू की यह बात सुनते ही मैंने उससे कहा कि क्या बात कर रहा है यार, वो काम वाली तो अभी मेरे घर का सारा काम करके अभी बाहर गई है। और फिर आगे मैंने बिरजू से यह भी बताया कि वो काम वाली आज अपने बच्चों के लिए खाना भी लेकर गई है। मेरी इस बात पर बिरजू ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? सुबह मेरी आंखों के सामने ही पुलिस ने उस काम वाली की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। बिरजू की यह बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने बिरजू से कहा कि फ़ौरन मेरे घर पर आ जाओ, हम उस काम वाली के घर पर चलकर देखेंगे कि मामला क्या है। फिर बिरजू के मेरे घर पर आते ही उसे अपने साथ लेकर मैं अपनी बाइक पर उस काम वाली के घर के लिए निकला। और फिर उसके घर के दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने और बिरजू ने उस काम वाली के बच्चों को किसी से बातें करते सुना। फिर मैंने दरवाजे पर नॉक किया तो कुछ ही देर में उस काम वाली के छोटे से तकरीबन 4 साल के बच्चे ने दरवाज़ा खोला। और फिर मैं और बिरजू उस काम वाली के घर के अंदर पहुंचे तो मैंने देखा कि जो खाना वो काम वाली मेरे घर से लेकर आई थी वो वहीं घर के एक कोने पर रखा हुआ था। फिर मैंने उसके दोनों बच्चों से पूछा कि बेटा, आपकी माँ कहाँ है? तो इस पर उस 4 साल के बच्चे ने जवाब दिया कि मम्मी अभी यही थी, पर आप लोगों के आते ही वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। उस बच्चे की बात सुनकर मेरे और बिरजू के पसीने छूट गए और हम एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। इतने में उस बच्चे ने कहा कि मम्मी बोल रही थी कि मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ, तुम दोनों अपना ख्याल रखना और हो सकता है कि तुम्हें एक अंकल लेने आए तो तुम दोनों चुपचाप उन अंकल के साथ चले जाना। और फिर आगे उस बच्चे ने मुझसे पूछा कि आप ही वो अंकल हो क्या जिसकी मम्मी बात कर रही थी? उस छोटे से मासूम बच्चे की बात सुनकर मेरे और बिरजू की आंखों में आंसू आ गए। और फिर मैंने उस बच्चे को गोद में उठाते हुए बोला कि हाँ बेटा, मैं ही वो अंकल हूँ। और फिर मैं उन दोनों बच्चों को लेकर अपने घर आ गया। मैं अब समझ चुका था कि उस दिन जो मेरे घर पर आई थी वो उसी काम वाली की आत्मा थी जो मरने के बाद भी अपने बच्चों के लिए वापस आई थी। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना।